तो हमने समझा कि पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम सूत्र अप्लाई होगा, टी इक्वल टू जीरो सबके लिए। ठीक है, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो या सर्कल हो। अब मैं टी इक्वल टू जीरो अप्लाई होगा। टी इक्वल टू जीरो में क्या करना होता है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन वाई टू से, वाई में वाई 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 प्लस वाई वन वाई टू से, और एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन वाई टू से रिप्लेस करना होता है। ठीक है, हम्म। पर अब हम देखेंगे कि ऐसा हम स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट में ऐसा कुछ जनरल फॉर्मूला नहीं होता है स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट में। तो हमें सबके सेपरेटली याद करने होंगे। एक कॉमन टी इक्वल टू जीरो नहीं होता है, तो हमने सबके सेपरेटली याद करे थे। जैसे वाई इज इक्वल टू फोर ए एक्स के लिए होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम, प्लस सिर्फ पैराबोला में ही होता है इसलिए सबसे पहले लिख दिया, और सब में प्लस माइनस होता है, ये याद रखना। ठीक है, बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में प्लस माइनस होता है। ठीक है, हाँ। बाकी सब में प्लस माइनस होता है। ठीक और है। सर्कल में क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, हाँ। और हाइपरबोला और एलिप्स में y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर ये दोनों कर्व में सेंटर जीरो कॉमा जीरो ना होके एच कॉमा के है तो इक्वेशन में क्या चेंज आता है? वाई माइनस के और एक्स माइनस एच। एग्जैक्टली, पर y और x एक्सचेंज होने पर टेंजेंट में क्या चेंज आता है? ये ध्यान रखना होता है कि x के नीचे जो डिनोमिनेटर है वही m के मल्टीप्लिकेशन में आए, बस इतना पॉइंट ध्यान रखना होता है अगर x y इंटरचेंज हो जाते हैं तो। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना x के नीचे जो डिनोमिनेटर है वही एम स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में आए, कोई भी एलिप्स के इक्वेशन के लिए। ठीक है, चाहे उसमें a बड़ा हो या b छोटा हो या b बड़ा हो या a छोटा हो, हमेशा ध्यान रखना कि a स्क्वायर एन स्क्वायर के प्रोडक्ट में ठीक है। आना चाहिए। ठीक है, हाँ। और सर्कल के इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आता है टेंजेंट इक्वेशन, इसलिए ये मैंने दो शुरू में लिख दिए, इनमें कोई चेंज नहीं आता है, हमेशा यही होता है। एम एक्स प्लस माइनस आर रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस वन बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर जहाँ पे एक्स का डिनोमिनेटर है, ए स्क्वायर यहाँ पे। हम्म। अब बदलाव आता है कब? जब ओरिजिन सेंटर ना हो के एच कॉमा सेंटर हो, एच कॉमा के सेंटर हो, तो एच कॉमा के यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं टेंजेंट के इक्वेशन में, वाई माइनस के और एक्स माइनस एच। वो तो यहाँ भी होते हैं, वाई माइनस के और एक्स माइनस एच पैराबोला के इक्वेशन में भी होते हैं कि नहीं? हम्म। पैराबोला और हाइपरबोला में भी ऐसा ही होता है। हाइपरबोला एलिप्स के नीचे लिखते हैं क्योंकि हाइपरबोला और एलिप्स में सिमिलरिटी है। ठीक है, ये ठीक देखिए है। सिमिलरिटी। हाँ, तो इक्वेशन में क्या चेंज आता है सर? माइनस आ गया है कर्व में, तो टेंजेंट के इक्वेशन में क्या होता है बताइए? माइनस आता है, कहाँ पे आता है माइनस? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 20। हाँ, क्योंकि कर्व में माइनस आ गया है तो टेंजेंट के इक्वेशन में भी, अगर सेंटर ओरिजिन ना होके एच कॉमा के ही सेंटर है तब, सेंटर इज नॉट इक्वल टू ओरिजिन, सेंटर इज इक्वल टू एच कॉमा के, तब तब
इक्वेशन कैसे चेंज होगा, ये चारों इक्वेशन चेंज होंगे वही कैसे। x और y माइनस के। हाँ, y की जगह, y की जगह ये y माइनस के, और x की जगह, x माइनस एच। ऐसी कर्व में भी होना चाहिए तब। वैसे ही चारों में, चारों में। हम्म। ठीक है, सेम टू सेम चारों में अप्लाई होगा। एक्स की जगह अगर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो टेंजेंट का इक्वेशन वाई माइनस के इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एच प्लस माइनस आर रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस वन। वैसे ही हाइपरबोला में भी अगर इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, तो टेंजेंट का इक्वेशन भी वाई माइनस के इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एच प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सब में सेम, पैराबोला में भी हम्म। ऐसे हो, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस एच, तो टेंजेंट का इक्वेशन भी वाई माइनस के इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एच प्लस ए वाई एम। अब आप सोचोगे ये लास्ट में दोनों क्यों लिखे हुए हैं, इनमें थोड़ा सा एक एक्स और वाई चेंज होने पे दोनों में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड में एक्स और वाई एक्सचेंज होने पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बस लिस्ट में ध्यान रखना कि एम स्क्वायर के प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर होना चाहिए, और थ्री और फोर में चेंज आता है, थ्री और फोर में चेंज आता है। क्या चेंज आता है थ्री में, थ्री भी सिंपल है, बताओ क्या चेंज आता है थ्री में। हाँ, ये हो जाता है ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, रूट के अंदर का पहला टर्म दूसरा टर्म हो जाता है, दूसरा पहला होता है, तो चेंज ये आता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, अगर एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाए तो इक्वेशन हो जाता है तब हम्म। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, बाकी वाई इक्वल टू एम एक्स एज इट इज होता है। ठीक है, हम्म। पैराबोला थोड़ा सा अलग है। पैराबोला में पहले तो, पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं, थर्ड में थोड़ा चेंज आता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पैराबोला में माइनर चेंज मेजर चेंज आता है, सॉरी माइनर नहीं, मेजर चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ जाता है बताओ, मैंने बताया था वाई इक्वल टू एम एक्स, अगर वाई की जगह एक्स करा तो इक्वेशन बन गया ये वाई स्क्वायर माइनस। माइनस प्लस की जगह माइनस और ए एम क्यूब। हाँ, स्क्वायर स्क्वायर, परफेक्ट। माइनस ए एम स्क्वायर। हाँ, सही है। अब पैराबोला के दो टाइप और भी होते हैं, पैराबोला के चार टाइप होते हैं, हाइपरबोला के दो टाइप, एलिप्स के दो टाइप। हाइपरबोला के दो टाइप और होंगे जब माइनस आ गया है, समझो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स हो गया, तो क्या चेंज आएगा ए इक्वेशन में, ए इक्वेशन में क्या चेंज प्लस करना की होगा। जगह माइनस। हाँ, यहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, सी के पहले प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ये और माइनस। सेम टू सेम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई है, तो क्या चेंज आएगा, एक बी इक्वेशन में चेंज आएगा। ठीक है, बी इक्वेशन के जैसे इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई के लिए, इक्वेशन सिमिलर होगा ये दोनों का। कौन का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, दोनों इक्वेशन सेम होंगे, और हम्म। ये दोनों क्वाइट सेम होंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होंगे, सेम ही नहीं ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो बी, बी और ए में क्या डिफरेंस होगा बताओ, बी इक्वेशन और ए इक्वेशन जो बनेगा हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड टेंजेंट इक्वेशन इन स्लो फॉर्म ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई कर्व के लिए स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन क्या होगा। ठीक है,
अगर हम स्टैंडर्ड कर्व को देखें, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और यहाँ पे y की जगह x रख दें और x की जगह y रख दें, इंटरचेंज कर दें, y की जगह x और x की जगह y, तो आपको पहला इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस को पढ़ने के बाद हम आसानी से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के टेंजेंट इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस टू क्वाड्रेंट आफ्टर एक्सिस रोटेशन। पहले समझते हैं कि जब एक्सिस रोटेट नहीं है तो ग्राफ कैसे बनेगा। पहला ग्राफ इस टाइप से बनेगा, जब एक्सिस रोटेट नहीं है तो प्लस एक्स अपनी जगह पे होता है, नॉर्मली यहीं पे होता है। लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे प्लस वाई अपनी जगह पे है, माइनस एक्स और माइनस वाई। फिर समझते हैं कि एक्सिस रोटेट है तो कैसा ग्राफ होगा। जैसे एक्सिस रोटेट हो जाते हैं अबाउट 0,0, ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, फिर घुमा देते हैं एक्सिस को। ठीक है, जैसे ये टायर है इधर, ये घूम जाएगा तो क्या होगा, ये जो डार्क वाला लाइन है हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो जाएगा अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। तो वैसे ही जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, हॉरिजॉन्टल राइट से टॉप वर्टिकल पहुंच गया, प्लस एक्स यहाँ पे टॉप राइट पहुंच जाएगा आफ्टर रोटेशन, और माइनस वाई डाउन से राइट पहुंच जाएगा। ठीक है, माइनस वाई डाउन से राइट पहुंच जाएगा। तो इस टाइप से आप लेफ्ट साइड में राइट साइड को कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव एक्स की जगह नेगेटिव वाई आया है और पॉजिटिव वाई की जगह पॉजिटिव एक्स आ गया है। अब क्वाड्रेंट कैसे बदले आफ्टर रोटेशन। क्वाड्रेंट में क्या बदलाव आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह फोर्थ क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट की जगह पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट की जगह पे सेकंड क्वाड्रेंट आया और फोर्थ क्वाड्रेंट की जगह पे थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो लेफ्ट वाला विदाउट रोटेशन ग्राफ है और राइट वाला आफ्टर रोटेशन वाला ग्राफ है। तो आफ्टर रोटेशन 1 के प्लेस पे 4 आ गया है, 1 के प्लेस पे 4 आ जाएगा और 2 के प्लेस पे 1 आ गया है। वैसे ही पूरा रोटेट हो गया है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट है 1,1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक्सिस को रोटेट कर देंगे तो वो आफ्टर रोटेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, तो वो क्या होंगे। जैसे एक्स कॉमा वाई पॉइंट है और एक्स और वाई दोनों ही एच है, और 90 डिग्री को 90 डिग्री से हम एक्सिस रोटेट कर देते हैं, तो आफ्टर रोटेशन क्या पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्सिस हैं। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की जगह फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा। तो न्यू पॉइंट्स हमको एच कॉमा माइनस एच मिलेंगे। ठीक है, पर हर बार एच कॉमा एच हो ये जरूरी नहीं है, एच के भी हो सकता है क्वेश्चन में, तब फॉर्मूला का उपयोग करना होता है। एक्स वाई के साइन चेंज करने से पता नहीं लगेगा, इसलिए हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है ए और बी, है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेशन ऑफ एक्सिस में। ये दोनों फॉर्मूला 10 to 20 टाइम्स आप यूज कर लेंगे इस चैप्टर में आराम से, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो
ये एक्स आर लिखा हुआ है एलएचएस में। एक्स आर है एक्स आफ्टर रोटेशन और वाई आर है वाई आफ्टर रोटेशन। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एक्स आफ्टर रोटेशन क्या आया था, एक्स आर एच, और वाई आफ्टर रोटेशन क्या हो गया था, माइनस एच। ठीक है, तो वैसे ही एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि पॉइंट कोऑर्डिनेट बिफोर रोटेशन ऑफ एक्सिस 1,1 है और पॉइंट कोऑर्डिनेट आफ्टर रोटेशन ऑफ एक्सिस। कितना रोटेशन हुआ है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस पर ही थीटा डिपेंड करेगा, क्योंकि इन फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। तो थीटा है 90 डिग्री, और थीटा का साइन जानना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज में यहाँ पे मिस्टेक होता है और यह बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो एंटी क्लॉक वाइज में थीटा को +90 रखेंगे, और जब एक्सिस रोटेट करते हैं हम क्लॉक वाइज में, तो थीटा को -90 रखते हैं। ठीक है, क्लॉक वाइज को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव से। और जो भी एंगल दिया रहेगा क्वेश्चन में, लाइक 90, 60, 30, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे जाएंगे, और फिर कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड करके एक्स आर और वाई आर फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको एक्स और वाई दिए हैं 1,1 और 90 डिग्री रोटेट करा है एक्सिस को इन दी एंटी क्लॉक वाइज। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस +90, जो कि एंटी क्लॉक वाइज है। और एक्सिस को क्लॉक वाइज रोटेट करते 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू -90 होगी। तो एक्स आर होगा 1 cos 90 0, वाई आर होगा 1 sin 90 1, वाई आर होगा -1 sin 90 की वैल्यू 1, प्लस वाई 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो एक्स आर आया 1 और वाई आर आया -1। हमने ग्राफ से भी समझा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने समझा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एच पॉइंट लाइक 1,1, अगर एच की वैल्यू 1 है तो आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट्स होंगे 1, -1। ग्राफ से भी वही समझ में आ रहा है और फॉर्मूले से भी हमने वेरीफाई कर लिया। अब समझते हैं स्लोप चेंज आफ्टर रोटेशन ऑफ एक्सिस। यहाँ पर ऑरेंज लाइन दिख रहा होगा आपको, तो वो बिफोर रोटेशन ऑफ एक्सिस स्लोप क्या है ऑरेंज लाइन का, स्लोप होता है एंगल, स्लोप क्या होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज द एंगल ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एम का वैल्यू 0 है बिफोर रोटेशन। ठीक है, बिफोर रोटेशन 0 है, पर एक्सिस रोटेट हो जाए तो लाइन का एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा आप सोचिए जरा, एक्स ए आर के न्यू पोजीशन हो जाएगा बाय की जगह पे। ठीक है, आफ्टर रोटेशन एक्स एक्सिस वाई की जगह पे आ जाएगा, पॉजिटिव वाई जहाँ लिखा हुआ है, आफ्टर 90 डिग्री ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज, इन दी एंटी क्लॉकवाइज, तो वाई की जगह पे एक्स आ गया। ठीक है, एक्स रोटेटेड, तो ये रोटेटेड वाला ग्राफ है, आर में जो लिखा हुआ है वो रोटेटेड वाला ग्राफ है। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा कि जो लाइन का स्लोप है अब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाने लगा है, तो tan 90 होगा इनफाइनाइट, स्लोप चेंज हो गया। ठीक है, स्लोप चेंज हो गया।
तो फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर लेते हैं, हर बार इतना सिंपल नहीं रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आप आते हैं तो इसमें फॉर्मूला का उपयोग आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एम आफ्टर रोटेशन होगा 0 माइनस, रोटेशन कितना है वो थीटा से रिप्रेजेंट होता है, 90 डिग्री रोटेशन है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1090 प्लस एम 1090, और एम 0 है तो एम आफ्टर रोटेशन इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर इनफाइनाइट आ गया। हाँ, अब समझेंगे आगे कि नॉन स्टैंडर्ड कर्व को कैसे स्टैंडर्ड कर्व के स्लोप ऑफ फॉर्म ऑफ टेंजेंट से फाइंड करा जा सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टेंजेंट इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay यूजिंग द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, टेंजेंट इक्वेशन। तो टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कर्व का यूजिंग द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पहले एक बात समझें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay नॉन स्टैंडर्ड कर्व है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड कर्व है। तो स्टैंडर्ड कर्व के स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट से नॉन स्टैंडर्ड कर्व के स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। जनरली हमें स्टैंडर्ड कर्व का इक्वेशन पता होता है, और हमें पैराबोला का हमने बहुत अच्छे से समझा था, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम होता है। पर हमें ऐसे 10 to 20 टाइप्स ऑफ पैराबोला हैं, उनके इक्वेशन नहीं पता होते हैं, उनके स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट इक्वेशन नहीं पता होते हैं। हमें स्टैंडर्ड कर्व के स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट पता है। पर ऐसे 20 to 30 डिफरेंट पैराबोलाज हैं, है ना, तो उनके इक्वेशन हमें नहीं पता होते हैं। तो तब हमें रोटेशन ऑफ एक्सेस का यूज करना होता है। यूजिंग रोटेशन ऑफ एक्सेस हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कर्व का टेंजेंट इक्वेशन से, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कर्व है, नॉन स्टैंडर्ड कर्व के स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है आज। नॉन स्टैंडर्ड कर्व के लिए स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक बात समझिए यहाँ पे कि हमें फाइंड करना है नॉन स्टैंडर्ड कर्व के स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो कि नीचे दिया हुआ है। फोर रोटेशन ऑफ एक्सेस, कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यही कर्व है, और इस कर्व का स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कर्व का। तो हमें पता तो स्टैंडर्ड कर्व के स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट के इक्वेशन का है, और फाइंड करना है नॉन स्टैंडर्ड कर्व के स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट का। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कर्व के इक्वेशन यूज करके नॉन स्टैंडर्ड कर्व की इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहला आप देखोगे, ये पहला कर्व है, ये पहला नॉन स्टैंडर्ड कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो वन कर्व के एक्सिस को कितना रोटेट करें और कौन से डायरेक्शन में करें कि नॉन स्टैंडर्ड कर्व बन जाए। एक्सिस को रोटेट करना है, एक्स को कहाँ पहुंचा दें कि वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay स्टैंडर्ड कर्व टाइप दिखने लगे आफ्टर रोटेशन।
तो मैं कहूँ कि 90 डिग्री कर देते हैं। 90 डिग्री करेंगे तो एक्स कहाँ पहुंच गया, एक्स आर इधर पे आ गया आफ्टर रोटेशन, और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव की जगह आ गया। ये तो पहले भी करा है, थोड़ा सा लेक्चर में बैक जाके देखोगे तो ये पहले भी करा हुआ है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला टाइप दिखने लगा। हाँ भाई यही है। जब ओपनिंग ऑफ पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो तो भाई स्टैंडर्ड पैराबोला कहलाता है, और इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये तो देखा देखा लग रहा है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पर यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नहीं है, नीचे ये आर भी है, इनका ध्यान रखें। नीचे आर लिखे हुए हैं, ये रोटेटेड एक्सिस है, इसलिए वाई स्क्वायर नीचे आर इज इक्वल टू 4ax, नीचे आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, हमने ये एक्सिस इसलिए रोटेट करे हैं ताकि पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा आफ्टर रोटेशन, कर्व का इक्वेशन, नॉन स्टैंडर्ड कर्व, स्टैंडर्ड कर्व अब एक स्टैंडर्ड कर्व के फॉर्म में आ गया है, पर वाई और एक्स नहीं है यहाँ पर, वाई आर और एक्स आर है, न्यू एक्सिस के लिए है। ये रोटेटेड एक्सिस के लिए स्टैंडर्ड दिख रहा है, पर नॉर्मल एक्सिस में यह कर्व स्टैंडर्ड नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स और वाई के लिए स्टैंडर्ड नहीं है जब पर एक्सिस रोटेटेड है, लाइक एक्स आर और वाई आर। जब एक्सिस रोटेटेड है तब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपना फॉर्म बदल के आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं स्टैंडर्ड कर्व हूँ। तो रोटेटेड एक्सिस होती हैं तो रोटेटेड एक्सिस कहते हैं हाँ तुम हो स्टैंडर्ड पैराबोला। तो इक्वेशन भी लिख लेते हैं फिर। जब स्टैंडर्ड पैराबोला हो और रोटेटेड एक्सिस ऐसा बोल रहे हैं, रोटेटेड एक्सिस है एक्स आर और वाई आर, तो भाई तुम हो स्टैंडर्ड पैराबोला, तो तुम्हारा इक्वेशन ये बनेगा फिर वाई आर। जो स्टैंडर्ड कर्व में हम जब पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला होता है तो ये टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं वाई आर इज इक्वल टू एम आर इंटू एक्स आर प्लस ए वाई एम आर। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि रोटेटेड एक्सिस कह रही है कि भाई तुम स्टैंडर्ड पैराबोला हो, और स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम के फॉर्म में लिखते हैं। पर यहाँ पर वाई आर और एक्स आर है और एम आर है, क्योंकि एक्सिस रोटेटेड है। नॉर्मल एक्सिस नहीं बोलेंगे, नॉर्मल एक्सिस तो यही बोलेंगे कि तुम नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला हो, पर एक्सिस रोटेटेड है इसीलिए रोटेटेड एक्सिस बोल रहे हैं कि तुम भाई स्टैंडर्ड पैराबोला हो और तुम्हारे लिए ये इक्वेशन वैलिड है। पर हमें क्वेश्चन में वाई आर और एम आर और एक्स आर के टर्म में नहीं चाहिए इक्वेशन, हमको तो टेंजेंट की इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम के फॉर्म में चाहिए होता है, जो हम क्वेश्चन में अप्लाई कर पाए। ठीक है, जेई में क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा वाई आर इक्वल टू एम आर एक्स आर प्लस ए वाई एम आर ये क्या है। आपको तो उधर वाई इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में इक्वेशन में वैल्यू पुट करना होगा। अगर आपको स्लोप दे के रखा है क्वेश्चन में कि स्लोप 2 है और पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो उधर आप एम को 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर सर मैं एम आर की जगह 2 पुट करके अगर आंसर निकाल दूंगा तो सही हो जाएगा क्या? तो ऐसे कर दोगे अगर तो ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में वाई आर और एक्स आर भी नहीं दिए रहेंगे। तो क्या करें, समस्या हो गया। हमने सर फाइंड तो कर लिया है और रोटेटेड एक्सिस बोल रहे हैं कि भाई ये इक्वेशन है। अब एक सॉल्यूशन है हमारे पास। पहले हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, ए बी सी, जो कि रोटेटेड एक्सिस को नॉन रोटेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम पैराबोला के इक्वेशन को
पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेंगे बताइए। तो इक्वेशन आंसर, क्योंकि आंसर हम ये नहीं लिख सकते, हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम टर्म में ही लिखना होगा, y इक्वल टू एम एक्स टर्म में ही लिखना होगा आंसर। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म होगा टेंजेंट इक्वेशन का, चाहे वो स्टैंडर्ड कर्व हो चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड कर्व हो, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एक बात तो हम समझ गए। तो विथाउट रोटेटेड एक्सिस में टेंजेंट इक्वेशन क्या होगा, मतलब y और x और m के टर्म्स में इक्वेशन क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। और हमें पता है वाई आर इज इक्वल टू एम आर एक्स आर प्लस ए वाई एम आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाई आर को एक्स और वाई के टर्म्स में, और एक्स आर को एक्स और वाई टर्म्स में, और एम आर को एम के टर्म्स में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, क्योंकि हमें ए बी सी पता है, ए बी सी पता है और थीटा भी पता है। ए बी सी में एक्स आर को एक्स वाई के टर्म्स में लिखा है, जो कि हमें करना है अभी, रिक्वायरमेंट भी वही है। और थीटा भी पता है कि 90 डिग्री है, प्लस में है, तो कॉस 90 जीरो, और एक्स की जगह एक्स, प्लस वाई की जगह वाई, और साइन 90 वन। वैसे ही एक्स माइनस एक्स साइन 90 वन, और कॉस 90 जीरो। तो एक्स आर हो गया वाई, और वाई आर हो गया माइनस एक्स। एक्स आर हो गया वाई, एक्स आर हो गया वाई, और वाई आर हो गया माइनस एक्स। अब आप बोलोगे एम आर को भी कर देते हैं, क्योंकि एम आर भी हमें क्वेश्चन में जो एम दिया रहेगा उसमें एम में वैल्यू पुट करना होगा, एम में नहीं चलेगा ये तो आंसर गलत होगा। तो एम आर भी करते हैं पुट। तो एम आर होगा एम माइनस टेन थीटा, थीटा क्या है, 90 डिग्री रोटेशन है, तो थीटा होगा टेन 90, वन प्लस एम टेन 90। अब आपको इतना तो लिमिट में पता होगा कि एम माइनस इंफिनिटी वन प्लस एम इंफिनिटी लिमिट में इनफाइनाइट के कोएफिशिएंट को न्यूमरेटर में लिख देंगे, वही डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो आंसर होगा माइनस वन बाय एम। एम आर का आंसर आ गया माइनस वन बाय एम। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, वाई आर की जगह माइनस एक्स, और एक्स आर की जगह पे वाई, और एम आर की जगह पे माइनस वन बाय एम प्लस ए, और एम आर की जगह पे फिर से माइनस वन बाय एम। तो इक्वेशन बनेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एम माइनस ए एम, और सबको माइनस एल एच एस और आर एच एस के माइनस रिमूव कर देंगे। तो इक्वेशन बनेगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर।